अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 को, जिसके अंदर हम देखेंगे CSS को। HTML की सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अब हम नई लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम CSS है। उसकी कुछ एग्जांपल्स को हम HTML के अंदर भी देख चुके हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं ये भी देख चुके हैं। अब इसकी मज़ीद डेप्थ के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, किस तरह मज़ीद एडवांस CSS को अपने HTML वेबसाइट के अंदर जो है वो आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। HTML के अंदर हमने इसकी तमाम टाइप्स को भी देखा, फिर HTML एलिमेंट्स को चेंज किस तरह करना है, स्टाइल किस तरह करना है CSS के ज़रिए, वो भी हमने देखा। तो इंशाल्लाह ताला अब हम CSS को मज़ीद डेप्थ में कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले CSS इज़ अ लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। जिस तरह के पहले भी कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि CSS को दरअसल HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग हैं, उनको स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। उनका कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज करना, उनका साइज़ चेंज करना ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये CSS HTML के एलिमेंट्स को बताती है कि उन्होंने किस तरीके से और किस फॉन्ट साइज के मुताबिक और किस विड्थ के मुताबिक जो है वो HTML के जो आपकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होती है, किस तरह उसने डिस्प्ले होना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक एग्जांपल देखेंगे। ये हम ऑलरेडी वैसे इसको कवर कर चुके हैं HTML में, मगर फिर भी हम इसका थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्टाइल का टैग होता है जिसके अंदर हम जो है वो CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे पहले तो ये इसमें आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, वो है सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स का बेसिकली काम ये होता है कि आपने ये डिफाइंड कर देना है कि ये जो CSS की क्लास हम बना रहे हैं, ये किस टैग के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट हो या किस टारगेटेड एरिया के ऊपर जाके इसके इम्प्लीमेंट होना है। तो उस ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज़ है। वैसे तो हमने देखें बॉडी का, मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर, अब ये सारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। अब ये H1 का कलर वाइट है हेडिंग का, और टेक्स्ट लाइन उसकी सेंटर है। अब जितने भी मैं इधर H1 बना दूं, इन सब के ऊपर ऑटोमेटिकली ये CSS जो है वो अप्लाई होगी ऑटोमेटिकली। अब एक और भी मैंने हेडिंग बनाई, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी सेम टू सेम CSS जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके साथ इसी तरह ही P का टैग है, उसकी CSS भी मैं डायरेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इस CSS के जरिए आप बता सकते हैं कि किस तरह जो है वो इन टैग्स ने डिस्प्ले होना है। तो उसके आगे हम चलते हैं उसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, और ये एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर। और ये एक ही CSS की फाइल मुख्तलिफ वेब पेजेस के अंदर भी आप लगा सकते हैं, उसका भी तरीका हम देखेंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स अगर हम बनाएं तो वो मुख्तलिफ वेब पेजेस के ऊपर हम इजीली इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, जिसका हम एक्सटर्नल CSS टाइप भी हमने देखी थी और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। अब जिस तरह के ये एक HTML पेज है जिसके ऊपर एक हेडर बना हुआ है, एक साइड बार बनी हुई है और एक फुटर इस तरह का बना हुआ है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका कोड हम नीचे देखेंगे। उसके बाद CSS का सिंटैक्स तो हम देख ही चुके हैं कि ये सिलेक्टर है H1, और उसके अलावा डिक्लेरेशन इसकी कैसे करनी है, इसका सिंटैक्स वगैरह जो है वो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम सबसे अहम टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है CSS सिलेक्टर। अब पिछले HTML के अंदर हमने जो बेसिक CSS पढ़ी थी, उसमें तो हमने ये देखा था कि CSS को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब हमने ये देखना है, बेसिक मकसद हमारा ये है कि वो जो हमने CSS की क्लास बनाई, हम उसको बिल्कुल स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बाकी टैग्स या एलिमेंट्स के ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए फिर हम सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी तादाद पूरी 5 है। बारी बारी हम इनको देखेंगे। सबसे पहले तो सिंपल सिलेक्टर्स हैं, जो अभी तक हम इस्तेमाल करते आए हैं।
क्लासेस को हमने इस्तेमाल किया है, आईडी को हमने इस्तेमाल किया है सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको कहते हैं सिंपल सिलेक्टर्स, जिसके ऊपर डायरेक्ट हम आईडी और क्लास की बेस पे हम जिस एलिमेंट के ऊपर हमने वो चलाना होता है, सिंपल मैं वो क्लास उस एलिमेंट के ऊपर कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो सीएसएस जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है जिसके ऊपर मैंने क्लास कॉल की हो। अब सिलेक्टर्स का मजीद इस्तेमाल कहाँ पे होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास तो कॉल कर ली, मगर उस डिव के अंदर जिसके अंदर क्लास कॉल की है उसके अंदर भी काफी सारे टैग्स हैं, तो मैं उन टैग्स के ऊपर नहीं करना चाहता वो सीएसएस इंप्लीमेंट। तो इस चीज के लिए फिर मैं बाकी जो सिलेक्टर्स हैं, जो स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा कि जो सर्टन स्टेट है सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो सीएसएस इंप्लीमेंट हो, बाकी स्टेट्स के ऊपर वो इंप्लीमेंट ना हो। तो इनकी एग्जांपल हम जो है वो देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले तो सिंपल सिलेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी हम इसकी एक एक एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले आईडी को और क्लास का डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह हम आईडी और क्लास को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैश के साथ तो आईडी आएगी और डॉट के साथ जो है वो सीएसएस में क्लास आएगी। तो हैश के साथ मैंने ये एक आईडी बनाई और उस आईडी को मैंने कॉल कर लिया पैराग्राफ के अंदर, तो वो मेरी जो सीएसएस है वो पैराग्राफ के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इसी तरह ही क्लास के डॉट आएगा क्लास के साथ। इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आईडी के साथ जो है वो मैं सिर्फ एक ही दफ़ा एलिमेंट के अंदर वो कोई भी प्रॉपर्टी में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जबकि क्लास मैं 2-3 क्लासेस को एक ही टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसका प्रैक्टिकल भी हम पिछले लेक्चर में करके देख चुके हैं। तो इसी तरह अब ये देख सकते हैं कि क्लास को मैंने दो h1 और p1 दोनों टैग्स के अंदर जब इम्प्लीमेंट किया, तो ये इस तरह हम क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। इन दिस एग्जांपल ओनली p एलिमेंट्स विद द क्लास सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर लाइंड। तो इसको हम देख सकते हैं कि जी, अब ये देखें कि दोनों मतलब के दो टैग्स हैं, एक h1 का टैग है और एक p का टैग है, मगर जो h1 का टैग है उसके ऊपर जो है वो ये, हालांकि नाम तो सेम था क्लास का, मगर उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वो p वाले टैग के ऊपर सिर्फ मैं इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि p को मैं पहले ही डिफाइन कर दूं क्लास के आगे, और डॉट सेंटर वो क्लास इसका मतलब ये है कि जो डॉट सेंटर की क्लास है वो सिर्फ p के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, बाकी पैराग्राफ के ऊपर वो इम्प्लीमेंट या बाकी टैग या एलिमेंट के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसके जरिए हम जो है वो उसको मजीद जो है वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं, इसको यूज किस तरह करना है। इसका मतलब है कि जितने भी नीचे टैग यूज हो रहे हैं, जितने भी, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर 1, 2, 3 टैग्स यूज हो रहे हैं, मगर मैंने इसको जो है वो कॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरा 1 में किया है, मगर बाकी टैग्स या एलिमेंट्स के ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको हम यूनिवर्सल सिलेक्टर इसीलिए कहते हैं कि ये जितने भी टैग्स होते हैं सब के ऊपर जाके ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। तो ये ग्रुपिंग सिलेक्टर बिल्कुल सेम है। अगर आपकी मतलब के मुख्तलिफ टैग्स हैं मगर प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, तो आप इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफ़ा आप h1, h2 और p को लिख के उसका सेंट्रल लाइन और कलर उसका चेंज कर सकते हैं। एक ही कोड के अंदर तीनों चीजें परफॉर्म आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम ग्रुपिंग सिलेक्टर। मेन ये जो था सिलेक्टर ये था सिंपल सिलेक्टर। अब हम आते हैं बकिया सिलेक्टर्स की तरफ। सिंपल सिलेक्टर्स की एग्जांपल हमने देखी, इसको प्रैक्टिकल भी करके देखा। अब हम आते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ये बहुत ज्यादा यूज है इसका, बड़ी वेबसाइट्स के अंदर ये जो है वो यूज होता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। इसका div और p, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड रख दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी p के एलिमेंट div के अंदर आएंगे सिर्फ उसी का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, जो बाकी div के अलावा जो p के टैग है उनके ऊपर जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होगी। इसका ये मतलब है। डिसेंडेंट सिलेक्टर मतलब है कि जिस जो पेरेंट है, जिस टैग का पेरेंट div है
फॉर एग्जांपल ये div के अंदर 3 दफा p मैंने लिखा है, तो इसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मगर ये जो बाहर 2 p में लिखे हुए हैं div के बाहर, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी क्लास को या किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता हूँ कि कहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई नहीं करना, विद द हेल्प ऑफ डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अब हम चाइल्ड सेलेक्टर की तरफ आते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब ये है कि जो सबसे पहले तो इसका जो साइन है वो ग्रेटर देन का साइन है, मतलब कि जो div के ऊपर जो है वो चीजें हैं सिर्फ उसके ऊपर ही वो इम्प्लीमेंट हो, बकिया जो चीज है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि div के अंदर आप ये देख सकते हैं कि 2 पैराग्राफ हैं, ये आप देख सकते हैं कि 2 पैराग्राफ हैं। div के अंदर डिसेंडेंट तो है, मतलब कि ये div के अंदर 1 2 3 4 पैराग्राफ हैं, मगर इम्प्लीमेंट CSS सिर्फ 3 के ऊपर हो रही है। अब ये चाइल्ड के ऊपर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको चाइल्ड के ऊपर करना ही नहीं है इम्प्लीमेंट। अब सेक्शन का टैग उसके अंदर मैं चाइल्ड लिखूंगा तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो चाइल्ड रहा ही नहीं, वो उसका डिसेंडेंट रहा ही नहीं, तो इसलिए ये सिर्फ 3 के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, बाकी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं। डिसेंडेंट जो सिलेक्टर है उसके लिए जो साइन यूज होता है वो प्लस का साइन है। अब हम देखते हैं कि ये किस किस के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है। अब div, तो इसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं, उसके नीचे 2 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 3 और 4, फिर उसके बाद 5 और 6, फिर उसके बाद 7 और 8, और ये सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ है 3 और 7 के ऊपर। मतलब कि जो भी div के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा, मतलब कि div जैसे ही खत्म होगी, जो पहला पैराग्राफ होगा सिर्फ उसी के ऊपर जो है ना ये अप्लाई होगा, उसके बाद नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अप्लाई होने के बाद नीचे वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, फिर एक div लगाइए, उसके नीचे जो भी पहले नंबर पे आएगा उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो CSS है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं, बहुत वैसे कम है कि इस तरह हो कि सिनेरियो आए, मगर फिर भी अगर ये आए तो हमें इसका जो है वो पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उसके बाद है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर selects all elements that are next siblings of a specified element। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ कोड को, तो इसके पहले वाला और नीचे वाला ये बाकी जो पैराग्राफ के टैग मैंने यूज हुए हैं इसके ऊपर कोई नहीं इम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि एक स्पेसिफिक मैंने एलिमेंट यूज किया है सम कोड, फॉर एग्जांपल कोड की तर्ज में लिखने के लिए मैंने ये कोड का एलिमेंट यूज किया है, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, इन दोनों के ऊपर CSS इम्प्लीमेंट होगी, मगर बकिया के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ये था जी हमारी दूसरी टाइप थी सिलेक्टर्स की। सबसे पहले तो सिंपल सिलेक्टर्स थे जिनको हमने देखा, फिर उसके बाद कॉम्बिनेटर सिलेक्टर थे जो हम कंबाइन करके 1 2 3 टैग्स को और उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी स्यूडो सिलेक्टर। स्यूडो सिलेक्टर्स को देख लेते हैं। सिलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। अब ये क्लास की जो सर्टेन स्टेट होगी उसकी बेस पे ये इम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि हमें वो कॉम्बिनेटर की तरह तो हमें पहले नीचे सिनेरियो देखना पड़ता था ना, इस सिनेरियो पे कैसे हमने इम्प्लीमेंट करनी है, मगर स्यूडो क्लास सिलेक्टर में क्लास के अंदर ही हम डिफाइन कर देंगे कि किसके ऊपर ये CSS इम्प्लीमेंट हो और किसके ऊपर ना हो। अब हम इसकी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्टेन स्टेट का मैंने जिक्र किया है कि एक खास किस्म की स्टेट आए तो ही ये CSS जो है वो इम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जांपल ये एक बटन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो इसका ये कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, तो ये दरअसल एक स्टेट है। जैसे ही मैं इस स्टेट को होवर की फॉर्म में लेके आऊंगा तो ये जो है वो CSS इसकी चेंज हो जाएगी। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये एक टाइप है, एक सिलेक्टर है CSS का, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स में भी आप देखते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका आप ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने पुराना डेटा भी और ये सारी चीजें ब्लिंक करने लग पड़ा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम स्यूडो क्लासेस के जरिए, स्यूडो क्लासेस सिलेक्टर्स के जरिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स ये है कि जो स्यूडो एलिमेंट है उसके 4 डॉट्स होंगे
और जो स्यूडो क्लास का सिलेक्टर है उसके जो है 2 डॉट्स होंगे। तो इसका सिंटैक्स आपने देख लिया, सबसे पहले सिलेक्टर्स का नाम और उसके बाद स्यूडो क्लास आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि किसके ऊपर मैंने इंप्लीमेंट करना है, ए टैग के ऊपर। अब ये ए टैग किधर है, ये आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ के अंदर ये ए टैग इस्तेमाल हुआ है और उसका डिफॉल्ट हमने, डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि ये जो पेज ओपन हुआ है, जैसे ही कोई इसको क्लिक करे इस लिंक के ऊपर तो वही पेज दोबारा रिफ्रेश होके ओपन हो जाए। तो टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि उसी जो वेबसाइट खोली हुई है उसी वेबसाइट के ऊपर ही वो इंप्लीमेंट हो। तो अब ये स्यूडो सिलेक्टर्स का मतलब क्या है कि ए का टैग है और आगे उसकी मैंने स्यूडो क्लास को डिफाइन कर दिया है कि लिंक की जो स्टेट है वो क्या है, रेड। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसकी स्टेट होगी रेड और जैसे मैं इसको विजिट करूंगा इसकी स्टेट होगी ग्रीन। फॉर एग्जांपल अब ये ऑलरेडी विजिटेड की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो इसका कलर क्या हो जाता है, हॉट पिंक, और जब ये एक्टिव होगा तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। अब ये देखें जैसे मैं होवर किए बगैर जो इसका कवर है वो है ग्रीन और जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ इसका कलर है पिंक और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका वही वेबसाइट सेम टू सेम दोबारा रीलोड होके मेरे पास ओपन हो गई है। तो ये थे जी स्यूडो क्लास सिलेक्टर। इसकी मजीद एग्जांपल भी हम जो है वो नीचे देखते हैं। ये तो बड़ी एक कॉमन एग्जांपल थी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेट किस तरह आप चेंज कर सकते हैं कि हाईलाइट ए का टैग है और हाईलाइट इसकी प्रॉपर्टी है और हाईलाइट ये तब करे जब इसके ऊपर मैं होवर करूंगा। होवर का मतलब है कि माउस का आप उसके ऊपर जैसे लेके जाएंगे तो उसका फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स और इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, अब इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो इसका वो कुछ नहीं कर रहा, मगर जिसके ऊपर सिया है ये मैंने स्यूडो क्लास इंप्लीमेंट की हुई है सर्टेन स्टेट के ऊपर, तो इसके ऊपर वो इंप्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद डिव के ऊपर भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिव बनाई है, जैसे मैं इस डिव के ऊपर जो है वो होवर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। अभी तो ये ग्रीन है, जैसे मैं होवर करूंगा तो इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि ब्लू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है स्यूडो क्लास CSS के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर भी देखेंगे, इसलिए इसको आपने खूब प्रैक्टिस करना है। तो उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि पी को जैसे मैं होवर करूँगा तो एक नया मुझे ब्लॉक नज़र आएगा जिसमें हियर आई एम लिखा हुआ है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ आपने डिव आगे स्यूडो क्लास का साइन होवर और पी आगे लिखना है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये एक ब्लॉक मुझे डिस्प्ले हो जाए। ये जो नीचे ब्लॉक मैंने इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है ना, ये TADA हियर आई एम, ये ब्लॉक की फॉर्म में मुझे डिस्प्ले हो जाए और इसका कलर क्या हो, येलो, और पैडिंग इसकी हो 20 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक जो वो मुझे नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब ये इसकी मज़ीद एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। जो एग्जांपल थी मेन वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम अगले सिलेक्टर्स की तरफ चलते हैं, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर। आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्यूडो क्लास के 2 डॉट हैं और स्यूडो एलिमेंट के 4 डॉट हैं। जिधर जिधर 2 डॉट आएंगे आपने समझ जाना है कि ये स्यूडो क्लास यूज़ हुई है, जिधर 4 डॉट है आपने समझ जाना है कि इधर स्यूडो एलिमेंट यूज़ हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ पूरे का पूरा पैराग्राफ था, मगर CSS जो है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर ही इम्प्लीमेंट हुई है, बाकी लाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हुई। तो इस तरह आप स्यूडो एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस लाइन के ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट करना है या किस वर्ड के ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ तक भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि इसके नीचे हम मजीद इसकी एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। अब जिस तरह ये है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि पहला लेटर उसका कैपिटल होता है या एक स्टाइलिश सा होता है, तो दरअसल वो एक CSS का स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करके उन्होंने ये जो फंक्शनैलिटी है ये इम्प्लीमेंट की होती है।
मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। बिफोर सूडो एलिमेंट्स के सामने ये क्या है कि जैसे ही वो इसके पहले जो है वो एक स्माइली आ जाए एक H1 के पहले, और उसके अगर इसमें आफ्टर में लिख दूँ तो वो स्माइली जो है वो H1 के बाद आए। तो अब सूडो एलिमेंट को हमने देखा। उसके बाद हम लास्ट जो हमारा सिलेक्टर है उसको हम देखते हैं। जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, जो है वैल्यू, जो एट्रीब्यूट वैल्यू जो आपने दी होती है उसकी बेस पे हमारी CSS की क्लासेस के फंक्शनैलिटी को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये देखें कि 3 इसमें मैंने लिंक्स लगाए हैं, मगर टारगेट को जिधर जिधर मैंने टारगेट किया है, एट्रीब्यूट यूज किया है, ब्लैंक और टॉप, उधर उधर ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है CSS। जिधर मैंने टारगेट का इस्तेमाल नहीं किया उधर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल जिधर भी आप टारगेट, जिस एलिमेंट के अंदर आप टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो उधर वो इम्प्लीमेंट होगी, बकिया एलिमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मतलब कि अब ये एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट को आपने सिलेक्ट करना हो, मतलब कि CSS तो इम्प्लीमेंट करवानी है, उसके करवाने के बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं, मगर एलिमेंट का हमने देखा एलिमेंट को किस तरह यूज करके आप चेंज करवा सकते हैं। फिर क्लास का हमने देखा किस तरह, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने अपने क्लास को ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप एट्रीब्यूट को बेस पे भी आप चेंज कर सकते हैं, CSS को सिलेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसकी क्लास की बेस पे भी और फिर उसके एलिमेंट की बेस पे भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये टाइटल फ्लावर है, जिसके अंदर भी फ्लावर का लफ्ज आएगा सिर्फ उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब ये देखें कि एंड वाले में ट्री और फ्लावर का जो है वो अल्फाज नहीं है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर इसके आगे में मैं फ्लावर लिख देता हूँ, टारगेट के अंदर मैंने फ्लावर लिखा हुआ है ना, तो जिसके टाइटल के अंदर फ्लावर आएगा सिर्फ उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, बाकी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये पहले के ऊपर मैं जो है वो काट देता हूँ, फ्लावर का जो है वो लेटर काट देता हूँ, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसी तरह वैल्यू असाइन करके भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे सिलेक्टर्स। तो मेन हमारा जो आज का टॉपिक था वो यही था कि हम सिलेक्टर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ये हमने सारी इसकी एग्जांपल्स देखी और इसकी खूब आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको पता हो कि कौन सा सिलेक्टर किस जगह यूज होना है। दरअसल इसका कोड तो आपको नेट से मिल जाएगा, मगर जो असल काबिलियत है वो ये है कि ये जान लेना कि ये जो सिलेक्टर है ये किस मतलब के सिनेरियो में और किस जगह यूज होगा। मेन चीज ये है, ठीक है। ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तभी आपको पता चलेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब CSS हाउ टू में इसके 3 वेज हमने बहुत अच्छे तरीके से HTML के अंदर हमने इसके रीड कर लिए हुए हैं कि किस तरह आप CSS को 3 तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एक्सटर्नल CSS की आपने एक अलग फाइल बना के उसको इंप्लीमेंट करना है HTML के अंदर। इंटरनल CSS के अंदर फाइल के अंदर एक स्टाइल का टैग होगा हेड सेक्शन के अंदर, उसके अंदर आप कर सकते हैं इंप्लीमेंट, और इनलाइन को आप डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर उस CSS को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ये आपको 3 तरीकों का पता भी होगा। तो इसलिए हम इसके अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। कमेंट्स का तरीका भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस तरह आपने HTML के कमेंट्स किए हैं इसी तरह ही आप CSS के कमेंट्स भी कर सकते हैं, मगर CSS का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल HTML के अंदर इसका सिंटैक्स डिफरेंट था कमेंट करने का, जबकि CSS के अंदर जो है वो डिफरेंट है। तो ये आप इसका सिंटैक्स देख लें। इस तरह आप CSS की क्लासेस को डिफाइंड करवा सकते हैं कि इस क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं। तो अगले वाले बंदे को समझाने के लिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद कलर्स का इस्तेमाल है। कलर्स का मैंने आपको बताया था कि आप कोड के ज़रिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोड है। फॉर एग्जांपल मैंने अब ये डायरेक्ट यही कलर इस्तेमाल करना है, तो मैं नाम तो हर कलर का नहीं याद रख सकता, इसलिए ये एक कलर जनरेट करवा के भी आप कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये हैक्स का आपको बताया था। इस तरह इस कलर, जैसा कि अब इस कलर की वैल्यू ये है, बजाय इसके कि मैं नाम लिखूं मैं डायरेक्ट ये ID लिखूंगा तो मेरा वो कलर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये CSS में बैकग्राउंड इमेज आप किस तरह लगा सकते हैं ये भी हमने HTML के अंदर देख लिया हुआ है,
मगर इसकी मज़ीद इसकी एक एग्जांपल जो है वो भी हम देख लेते हैं। ये इसका तो ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही बता रहा है। अब ये देखें, आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स का भी आप बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड इमेज आपने अगर लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज आप किस तरह लगा सकते हैं। सिंपल सिर्फ आपने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और आगे URL के अंदर उसका एड्रेस आपने दे देना है। जो एड्रेस फाइल पाथ को भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इसी तरह फाइल पाथ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो यही है कि फाइल पाथ नहीं सही दिया होता, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। तो इस तरह आप टैग्स या एलिमेंट्स के पीछे ये आपकी कोई भी पिक्चर आप इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो वो जो पिक्चर आपने लगाई है वो रिपीट हो जाएगी। मतलब कि अगर उसका साइज इतना नहीं है कि वो पूरे के पूरे बैकग्राउंड के ऊपर फिट हो, तो अगर आपका वो साइज छोटा है पिक्चर का तो आप बैकग्राउंड जो है वो रिपीट की प्रॉपर्टी लगा के उसको रिपीट करवा सकते हैं। तो अब ये बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड अटैचमेंट का इसमें क्या रोल है। फिर मार्जिन इसका देख सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन इसकी क्या रखनी है, बैकग्राउंड रिपीट इसका करना है या नहीं करना। मेन जो इसका ना वो बैकग्राउंड इमेज ही है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने जो है वो 7-8 इसके टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में जो है वो इसके मज़ीद इसकी जो इसके टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। CSS बैकग्राउंड तक आपको मैं टास्क जो है वो सेंड कर देता हूँ, तो उसकी आपने जो है वो खूब प्रैक्टिस करनी है।